Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue our history chapter 2 from trade to territory. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we are going to start first topic of our history chapter 2 from trade to territory. The topic is East India Company comes east. देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होने से पहले, यानी कि ईस्ट इंडिया के इस्टेब्लिश होने से पहले इंडिया पर कौन से रूलर रूल कर रहे थे, जिसमें हमने औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा जो लास्ट मुग़ल रूलर थे और बहुत ही पावरफुल थे। तो उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई और उसके थ्रू कैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। देखिए स्टूडेंट, 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में, यानी कि 1600 ईयर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पर एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, उनसे एक चार्टर हासिल किया। चार्टर क्या होता है? एक तरह का इजाज़तनामा, कि उनको मंजूरी मिल गई किस चीज़ के लिए, जिससे कि कंपनी जो है वो ईस्ट से आकर इंडिया में आए और वहाँ पर ट्रेड करने का उनको सोल राइट मिल जाए। सोल राइट मतलब एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है स्टूडेंट? कि वही कंपनी उस कंट्री में ट्रेड करेगी और दूसरी कंट्री को कोई परमिशन नहीं होगी ट्रेड करने की। तो इस तरह से 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की वो महारानी थी, तो उनसे उन्होंने ये चार्टर साइन करवाया और मंजूर करवाया कि उनको इंडिया में ट्रेड करने के लिए सोल राइट मिल जाए। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। East India Company bought goods at cheap price and sold them at higher price in Europe. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में ट्रेड करने का पर्पस क्या था? वो चाहते थे कि वो जो गुड्स हैं, यानी कि जो सामान है, उसको चीप प्राइस पर ख़रीदें इंडिया से और उसको हायर प्राइस पर यूरोप में सोल्ड कर दें, यानी कि बेच दें। तो इसी पर्पस से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि वो उस चार्टर के अकॉर्डिंग समुद्र के पार जाकर एक कोई ऐसे एरियाज़ को, ऐसे इलाकों को खंगालें जहाँ पर सस्ती कीमत पर चीज़ें ख़रीद कर उनको ऊंची कीमत पर वो यूरोप में बेच सकें। देखिए स्टूडेंट, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे जिनका नाम था वास्को द गामा, उन्होंने ही 1498 में पहली बार क्या किया था? पहली बार उन्होंने इंडिया तक पहुंचने का जो एक समुद्री रास्ता था, मतलब ओशंस के थ्रू उन्होंने उस रास्ते का पता लगाया था। किसने लगाया था? वास्को द गामा ने, ठीक है। तो 1948 में वो इंडिया पहुँचे थे थ्रू वाटरवेज। तो 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग तक डच जो थे वो भी ट्रेड करने के लिए इंडिया में आना चाहते थे, तो वो भी आने लगे थे। उसके बाद जो फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस से जो ट्रेडर्स थे, वो भी आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से हम देख
सकते हैं कि पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो ये सब भी इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से ही आए थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या थी कि ये जितनी भी कंपनियाँ थी, ये कंपनियाँ चाहती थी इन सबको एक जैसा ही चीज़ें खरीदनी थी। ये चाहते थे कि जो सेम प्रोडक्ट है वो सभी को चीप रेट्स में मिले, ठीक है। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। देखिए, इंडिया में जो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था उसके लिए यूरोप में एक बहुत बड़ी मार्केट थी। मार्केट मतलब यूरोप के कंट्रीज़ में कॉटन और सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इन कॉटन और सिल्क के अलावा अगर हम देखें, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड। कॉटन और सिल्क के अलावा पेपर यानी कि जो काली मिर्च थी, लौंग थी, कार्डमम यानी कि जो इलायची होती है, और सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो इन स्पाइसेस की भी डिमांड यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए ट्रेडर्स चाहते थे कि वो यहाँ से इन प्रोडक्ट को चीप रेट्स पर ख़रीद कर यूरोप में हाई रेट्स पर उसको बेचें। इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि जो जितने भी यूरोपियंस कंपनियां थी, तो उन सब के बीच में इन चीज़ों को लेकर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जब कंपटीशन बढ़ा तो इन चीज़ों की जो कीमतें थी वो भी बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाला जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो जो प्रॉफिट होता है वो कम होने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल accumulated wealth by the trade of India and caught attention of other European powers. It means, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो उसके जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, तो वो इस तरह से इंडिया में ट्रेड के थ्रू बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने लगे, और उन्होंने और भी जो यूरोपियन पावर्स थी उनका अटेंशन अपनी ओर कैच किया कि कैसे वो डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे थे, उनको जो बेनिफिट था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। English East India Company had to compete with other European companies such as France और डच एंड पोर्तुगीज़। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि ये ब्रिटिश की कंपनी थी, तो ये कम्पीट कर रही थी और भी यूरोपियन कंपनी से, जिसमें फ्रांस, डच और पोर्तुगीज़ थी। जो हमने पहले पढ़ा था कि ये लोग भी इंडिया में और ट्रेड के पर्पज़ से आए। देखिए स्टूडेंट, जब इन यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा और इनका जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा, तो अब इन कंपनियों के सामने एक यही रास्ता था कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स कंपनियां हैं, जो भी इनसे कंपटीशन कर रही है, उनको ये किसी तरह से ख़त्म कर दें या अपने रास्ते से इनको हटा दें। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मार्केट्स थी, तो मार्केट पर कब्ज़ा करने की जो इनकी एक होड़ थी, एक कोशिश थी, तो उसने जितनी भी ट्रेडिंग कंपनियां थी उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17-18 सेंचुरी में जब भी किसी कंपनी को मौका मिलता था, तो वो क्या करते थे, वो दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाते थे कई तरह से, जैसे कि वो उनके जो शिप्स होते थे उनको डुबो देते थे, या रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावटें खड़ी कर देते थे, ठीक है। कई बार सामान से भरे हुए जो उनके शिप्स होते थे उनको आगे बढ़ने से रोक देते थे, है ना। और कई बार हथियारों की मदद से भी वो उन अदर कंपनीज़ को परेशान करते थे। तो इन कंपनीज़ की जो प्रॉफिट कमाने की जो एक कोशिश थी, तो उसी के कारण जो उस टाइम पे जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, तो उनके साथ भी इनका जो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे, इनके साथ में भी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इस तरह से जो ट्रेड था और जो पॉलिटिक्स था, तो वो जो दोनों चीज़ें थी वो एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया।
इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो आगे बढ़ी और इस प्रॉब्लम का रिज़ल्ट क्या हुआ. So student, that's all about this topic. We will discuss next topic in our next video, that is East India Company begins trade in Bengal. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.